Yes, welcome 8th class students. This week we are going to read about chapter 6 of geography, human resources. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज होती क्या हैं. बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा गया है. क्यों कहा गया है ये समझिए. देखिए हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं बहुत सारी जो कि हमारी गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन ये जो गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज होती हैं उनको वैल्यूएबली मीन्स उनको इस्तेमाल करना, उनको दूसरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना, ये सब कौन करता है? मैन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है. तो इसलिए ह्यूमन बीइंग को भी एक रिसोर्स माना गया है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है. तो दिस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज. अब इनकी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्म्स पर आते हैं. फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव ऑन अर्थ. उस पैटर्न को, पैटर्न मीन्स कि जैसे आपको पता है कि अर्थ पर लोग रहते हैं, कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, कहीं कम क्वांटिटी में रहते हैं, कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं कम है. तो उस पैटर्न को हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट कम्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया और पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. मतलब किसी एरिया की बात हम करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात करते हैं, उस एरिया में जितने लोग रहते हैं वो वहाँ की क्या होती है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है. नेक्स्ट इज बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 persons. मीन्स 1000 पर्सन में जितने भी नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं, जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं. नेक्स्ट इज डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 persons. पर 1000 persons पर जितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं उसको हम डेथ रेट कहते हैं. नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन अ कंट्री इन अ ईयर. एक साल में किसी कंट्री में जितना बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. मतलब लोगों का किसी एरिया से या कंट्री में आना या उस जगह से या किसी भी जगह से जाना, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल. मीन्स कोई इंडिविजुअल, एवरेज हम एवरेज लगाते हैं कि कोई इंडिविजुअल कितने टाइम तक जी सकता है, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Then comes sex ratio, the number of females per 1000 males. मीन्स 1000 मेल्स पर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उससे हम सेक्स रेशो निकालते हैं. नेक्स्ट इज इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन. इमाइग्रेशन, द इन माइग्रेशन ऑफ पीपल इनटू अ कंट्री. मतलब बाहर किसी जगह से, बाहर किसी कंट्री से किसी कंट्री में लोगों का आना, वो इमाइग्रेशन का कहलाता है. ई माइग्रेशन मीन्स आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अ कंट्री. मीन्स किसी कंट्री से लोगों का बाहर दूसरी किसी कंट्री में जाना, उसको हम ई माइग्रेशन कहते हैं. तो ऑल वर दीज अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. We have studied about different natural and man-made resources available on earth. हमने बहुत सारे resources के बारे में पढ़ा है जो natural भी हैं और man-made resources भी हैं. We also know that only humans can change the natural resources into valuable resources that are called man-made resources. जो चीज़ आपको मैंने human resource की टाइटल को समझाने के लिए बताई, वही बात इन्होंने इस पैराग्राफ में बताई है कि ह्यूमन ही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यूएबल रिसोर्सेज में चेंज करता है, जिनको हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. एंड मैन ही ऐसा पर्सन है जो नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट है, जिसे हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूज कर सकता है. कैसे? ओनली व्हेन ही हैज़ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी. जब वो उसके पास किसी चीज़ की नॉलेज हो, उस चीज़ को करने की काबिलियत हो और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी हो, तो वो क्या करता है? नेचुरल रिसोर्स को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है. दस ह्यूमन बीइंग्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट टू द वर्ल्ड. इसलिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती है. It is the people who use the natural resources of a country and produce goods and provide services to the people. और ये ह्यूमन बीइंग ही हैं या लोग ही हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं किसी कंट्री की भी, और उसके द्वारा गुड्स और
प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और या फिर लोगों को सर्विसेज रेंडर करते हैं। The quality of a country's human resources is more important than their quantity. अब देखो एक बहुत बड़ी important बात है इस लाइन में कि ये मतलब नहीं होता कि जो कंट्री है उसकी कितने ह्यूमन रिसोर्स है, कितनी क्वांटिटी है लोगों की वहाँ पर, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस क्वालिटी के लोग रहते हैं उस कंट्री में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ द पीपल रेफर्स टू देयर knowledge and skills, their level of technological development and their efficiency to develop resources. Quality of people का मतलब होता है कि वो लोग कितनी नॉलेज है उन लोगों को, या उनमें कितनी काबिलियत है, उनके पास कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और कितनी उनमें क्षमता है किसी भी रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में या वैल्यूएबल रिसोर्स में डेवलप करने की, वो होता है क्वालिटी ऑफ पीपल। तो अगर क्वालिटी ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री या ह्यूमन रिसोर्स अच्छी है तो उसकी क्वांटिटी मायने नहीं रखती। मीन्स अगर पॉपुलेशन कम है किसी कंट्री की और वहाँ पर क्वालिटी ऑफ पीपल अच्छी है तो इट विल बी मोर डेवलप्ड कंट्री रादर दैन द कंट्री हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ पर्सन इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। समझ में आया आपको कि अगर ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन वाली कंट्री ही डेवलप्ड होगी, बल्कि इसकी बजाय कि पॉपुलेशन तो कम है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होगी। इज इट क्लियर? Next comes, it is not the population but the education, intelligence, working ability, technological development, intentions and aspirations of the citizens that make a country wealthy and prosperous. ये सब लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर लोग एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एफिशिएंट हैं वर्किंग में और हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है कंट्री का, ठीक है, तो वो कंट्री हमारी ज़्यादा वेल्दी और प्रॉस्परस होगी। नाउ कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि वर्ल्ड में कैसे कैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। We know that various natural resources are unevenly distributed on the earth. हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अनइवन है। अनइवन मीन्स कहीं तो कोई रिसोर्स बहुत अच्छी है, कहीं बिल्कुल नहीं है, या कहीं बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती है ना, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं। तो सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्सेज वेरीज इन नंबर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड का जो अर्थ का हमारा सारा एरिया है वो एक सा पॉपुलेटेड एरिया हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज भी ऐसे ही हैं, उनका भी नंबर जो वेरिएशन है वो भी अलग अलग है, अलग अलग जगह के लिए। Some parts of the world are densely populated, some are moderately populated and some are sparsely populated. मतलब कुछ एरिया तो ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर मॉडरेट पॉपुलेशन, मॉडरेट मीन्स ना कम बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, और कुछ एरिया ऐसा होता है जो बहुत स्पेसली पॉपुलेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेटेड एरिया होता है। ऑन दिस बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, सेकेंड मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स एंड थर्ड स्पेसली पॉपुलेटेड रीजन्स। East and Southeast Asia, which include China, Japan, Korea, Philippines, India, Pakistan and Bangladesh are densely populated regions. ये जितनी भी countries के आपको अभी names पढ़ के बताए मैंने, all these countries are densely populated regions. Means यहाँ पर जो population number है, जो density है, वो बहुत ज़्यादा है। Similarly, in West Europe, England, Netherlands, Belgium, France, Ukraine and European Russia,
द ग्रेट लेक्स हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इनकी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, हाई डेंसिटी है वहाँ पर पॉपुलेशन की. ईस्टर्न एंड द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका दैट इज कनाडा आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स. और जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर कनाडा जो है जगह वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है. सदर्न पार्ट ऑफ रशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया आर मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज. और ये जो नेम्स बताए मैंने आपको जगह के, ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड है. मॉडरेटली मीन्स बहुत, ना तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और ना ही बहुत कम पॉपुलेशन है, मॉडरेट पॉपुलेशन है. फिर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कन्फाइंड टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन बेसिस इन South America, the Congo Basin of Africa, hilly regions like the Himalayas, tropical deserts like the Thar, Kalahari and Sahara, and regions around the poles. These all places are having low density of population. Thus, we see that Asia is the highest populated continent. It is an important line. Asia is the highest populated continent. The 10 most populous countries of the world account for 60% of the world's population. These countries are China, India, USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh, Russia, Nigeria, and Japan. These are the 60% of the world's population. Next is density of population. Density of population, I have told you in important terms that it refers to the number of people living in a unit area of the earth surface. Means per square kilometer area में कितने लोग रहते हैं उसको हम density of population कहते हैं. The average density of population of the world is 50 persons per square kilometer for the year 2015. It is according to the 2015 census. While that of India is 382 persons per square kilometer according to 2001 census. अब आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में गिवन है कि डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी हैं और उसमें कितने पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं और स्पेसली पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन से हैं. Next comes population density of a place is calculated by dividing the number of persons living in that place by the area of the place. हम population density कैसे निकाल सकते हैं कि number of persons जितने भी हैं उनको हम area से divide कर दें तो हमें population density मिल जाती है. Therefore, density of population is expressed as person per square kilometer. ठीक है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ दिल्ली इज अबाउट 1483 स्क्वायर किलोमीटर्स. According to 2011 census, the population density of Delhi is 11,320 persons per square kilometer, which was 9,340 persons per square kilometer in 2001. तो ये आपको क्या दिया गया है? Density of population दिया गया है. The population density of some other states of India are as follows. अब आपको इंडिया के अदर स्टेट्स की पॉपुलेशन गिवन है इस चैप्टर में, यू कैन सी दैट. नेक्स्ट कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विच can be classified as geographical factors and other factors. तो जो factors हमारे distribution of population को affect करते हैं उनको हम कहते हैं geographical factors and other factors. अब first one आया geographical factors. Geographical factors that affect the population distribution are topography, climate, soil, water and minerals. First one come topography or relief. The distribution of population varies in
द माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। मीन्स ये क्या है, टोपोग्राफी मतलब जो जैसे माउंटेन्स हो गए या प्लेन एरिया हो गया या प्लेटूज हो गए, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का डिफरेंस होगा, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। तो प्लेन्स आर प्रेफर्ड फॉर हैबिटेशन over mountains and plateaus as they are suitable for agriculture and manufacturing activities। अब जो प्लेन एरिया होते हैं वो हमारे ज़्यादा फेवरेबल होते हैं फॉर डेंसिटी पॉपुलेशन एज कंपेयर टू माउंटेन्स एंड प्लेटू। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेन्स एरिया पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है वो अच्छे से अपनी लाइफ बिता सकता है। They can live their livelihood, have a great network of transport and provide large scale employment opportunities and better living conditions। ये सारी facilities plain area में होती है। The river plains are more densely populated in comparison to mountainous region of the Himalayas। The Andes and the Alps are sparsely populated। ठीक है, तो जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं बजाय इसके कि जो माउंटेनियस रीजन है हमारे हिमालयाज़ में। फॉर एग्जांपल द एंडीज एंड द एल्प्स आर स्पेसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट। एक्सट्रीम हॉट, cold, dry and wet regions of the world are not conducive for human settlement। कंड्यूसिव मीन्स कि जो अगर किसी एरिया का क्लाइमेट या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा ड्राई हो या बहुत ज़्यादा गीला हो। गीला मीन्स वहाँ पर रेन बहुत होती है। तो क्या होता है, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में इतने ज़्यादा सहायक नहीं होते, कंड्यूसिव नहीं होते। The areas of equable climate support larger populations। मीन्स जहाँ पर जिस जगह का क्लाइमेट ऐसा हो, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा ड्राई, ना वहाँ सूखा पड़ता हो, ना वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती हो, तो ऐसे एरिए ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड होते हैं। प्लेसेस लाइक द सहारा डेजर्ट, द अंटार्कटिका, इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका and the northern parts of Canada and Russia have very low density of population। These are the areas which are sparsely populated। Another factor affecting the density of population is soil। Fertile soils favor the cultivation of crops। सबको पता है कि अगर soil fertile है तो वहाँ पर हम cultivation अच्छे से कर सकते हैं। Some of the fertile plains of the world like Ganga Brahmaputra basin in India, the Nile Delta in Egypt and the Huang Ho basin in China, the Mississippi, Missouri River basin of North America and the Great European Plains are densely populated। क्यों? क्योंकि वहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है वो एरिया। Another factor is water। Population needs to concentrate around water bodies, especially the areas where fresh water is available। देखो, human beings क्या हमेशा कोशिश करेंगे कि वो ऐसे एरिया में रहें जहाँ पर उनको fresh water available हो, easily available हो। All the major river valleys of the world are called the cradles of ancient civilization, while the desert regions are sparsely populated as they are devoid of fresh water। जहाँ पर जो भी रिवर वैलीज प्लेन्स हैं वो सब क्या हैं, हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन के क्रेडल हैं। क्रेडल मीन्स वहाँ पर संगठन ज़्यादा था, हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन सारी वहीं रही है, ठीक है। और लेकिन जो डेजर्ट रीजन्स है वो बहुत स्पेशली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। Another most important factor is also minerals। The presence of minerals attract peoples on a large scale। The presence of gold and diamonds in South Africa, crude oil in West Asia and gold in Australia had led people to settle down in these areas। इस तरह के metals वहाँ पर हमें minerals मिलते हैं। Such areas provide more opportunities of employment। और ऐसी जगह, ऐसे areas क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देते हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अब ये तो थे जियोग्राफिकल फैक्टर्स। नाउ अनदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी इज
अदर फैक्टर्स, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं? सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स, areas where better civic amenities are available like education, health, housing and sanitation are more densely populated. For example, Delhi. अब आपको पता है कि दिल्ली कितनी highly populated है ना? Why? Because health facilities, housing facilities and sanitation facilities, as also education facilities are more in Delhi as compared to other states of India. Next is cultural factors. Places of cultural importance and religious places attract more people. जहाँ पर कल्चरल वैल्यू होती है जिस जगह पर, वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. वाई? फॉर एग्जाम्पल, वाराणसी, मदुराई, जेरूसलम, मक्का एंड वेटिकन सिटी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर ऑफ कल्चरल इम्पोर्टेंस या विच आर रिलीजियस प्लेसेस. इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. Third in other factors are economic factors. Areas which will provide large scale employment like the industrial regions have higher density of population. तो जहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल रीजन होता है, जो जहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसको हम हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मानते हैं. Mumbai, Pune in India and Osaka in Japan are some of the examples. After this, World Population Day occurs on July 11 every year. You have to remember this date कि हर साल July 11 को World Population Day सेलिब्रेट किया जाता है. अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के फैक्टर्स के बाद आता है पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. पॉपुलेशन चेंज मतलब कि कभी तो एक सी पॉपुलेशन तो किसी भी एरिया में नहीं रहती है ना. लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ आना जाना लगा रहता है. क्यों लगा रहता है? कहीं कहीं किसी एरिया में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी कम है तो लोग वहाँ से ई माइग्रेट कर रहे हैं, या कोई एरिया बहुत फैसिलिटेड है किसी भी चीज़ में, नेचुरल रिसोर्स में या किसी भी तरह की फैसिलिटी में, तो वहाँ पर लोग इम माइग्रेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज होता है. The population of a place or a country change with time. Population change refers to the change in the number of people in a given area during specific period of time. तो population change हम क्या समझते हैं कि नंबर चेंज इन नंबर ऑफ पीपल मीन्स किसी गिवन एरिया में जितने लोग रहते थे उसका नंबर चेंज होना उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं. बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन एंड नेचुरल फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन चेंज. ये कुछ कारण हैं ऐसे जो कि पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करते हैं. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू आउट हिस्ट्री. जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है बहुत सारे चेंजेस के गो थ्रू हुई है. This change is mainly due to the changes in birth rate and death rate. और ये इनका कारण रहा है, जो मेन कारण रहा है वो है birth rate and death rate. Till 1800, the world population grew slowly and steadily. The birth rate and death rate were almost same due to the prevalence of deadly diseases, hunger and starvation and unfavorable climatic conditions. जो बर्थ रेट हैं और जो डेथ रेट हैं वो वर ऑलमोस्ट सेम थे. क्यों सेम थे? कि मतलब जितने बर्थ हो रहे हैं उतने डेथ हो रहे हैं. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि एक तो डेडली डिजीजेज आ जाती थी पहले, हंगर था मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फूड उतनी क्वांटिटी में नहीं था जितनी पॉपुलेशन होती थी, स्टार्वेशन होता था, एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी अनफेवरेबल हो जाती थी. फूड प्रोडक्शन वॉज नॉट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन. जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, फूड प्रोडक्शन कम होता था. हेंस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी स्लो. और इसीलिए जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, बहुत धीरे था. In 1820, the world population was about 1 billion, and after 150 years, in 1970s, the world population reached 3 billion. और 1970s के बीच में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन चली गई वो कितनी चली गई? 3 बिलियन के अराउंड चली गई.
In 1999, in less than 30 years, the population doubled to 6 billion. The sudden increase in population is called population explosion. और एकदम से population का इतना तेजी से बढ़ना उसको हम population explosion कहते हैं. The reason for the rapid growth of world population were availability of advanced medical facilities and large scale food production. अब ये जो sudden increase, एक rapid growth आया world population में, उनका कारण क्या है? एक तो advanced technology, advanced medical facilities हो गई, दूसरा लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन हो गया, लोगों के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्शन बढ़ गया. डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, resulting in a sharp decline in deaths whereas the births still remained high. अब बर्थ रेट तो हाई है और डेथ रेट डिक्रीज हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो गया. Now it is given in a kind of tabular form, causes of slow growth of population and causes of rapid growth of population. Now we will see first causes of slow growth of population, कि population का जो growth rate है वो slow क्यों होता है, क्या उनके कारण होते हैं. First one is high death rate, low birth rate. मतलब जो death rate हैं वो तो ज़्यादा हैं लेकिन birth rate कम है. स्कैर्सिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोमिनेंट नहीं है, वो भी अच्छे नहीं है. इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्शन नहीं है. लो रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज टाइम वन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, तो वो भी लाइफ लो है. तो ये सारे कारण होते हैं जो कि जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का वो स्लो होता है. अनदर टॉपिक इज कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब कौन से कारण हैं जो जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तेज होता है, मीन्स तेजी से बढ़ता है. हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. बर्थ रेट तो हाई है और जो डेथ रेट है वो कम है. वो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाई मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़. मेडिकल फैसिलिटीज़ ने जब तरक्की कर ली है ड्यू टू मोर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो क्या होने लगा, डेथ रेट्स कम होने लगे. तो इसलिए डेथ रेट कम हुए तो बर्थ रेट हाई हो गए. तो ये कारण है कि ग्रोथ ऑफ रेट पॉपुलेशन का बढ़ जाएगा. एडिक्वेट फूड सप्लाई. अब जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फूड सप्लाई हो रही है. हाई रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो किसी पर्सन का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो हाई है ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, है ना. तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हेल्प करते हैं. बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 मेल्स. वी हैव स्टडीड दिस इन important terms. And death rate refers to the number of deaths per 1000 person. पर 1000 person पर अगर बर्थ रेट जितने होते हैं, बर्थ जितने होते हैं, जन्म जितने होते हैं, लाइव बर्थ, उनको हम बर्थ रेट कहते हैं. और पर 1000 पर पर्सन्स पर जितने डेथ्स होते हैं उसको हम डेथ रेट कहते हैं. The growth rate of population, the difference between the birth rate and death rate of a country is called the growth rate of population. तो किसी भी country का growth rate कैसे निकालते हैं? Difference between its birth rate and death rate. The increase in the population of world is mainly due to a sudden increase in the natural growth rate. किसी भी कंट्री का वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो इंक्रीज होता है वो इसलिए होता है कि एकदम सडन इंक्रीज आता है नेचुरल ग्रोथ रेट में. व्हेन डेथ रेट इज मोर दैन द बर्थ रेट, द ग्रोथ रेट इज नेगेटिव. मतलब अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ रेट नेगेटिव होगा, कम होगा. ऑन द अदर हैंड व्हेन बर्थ रेट इज मोर दैन डेथ रेट देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट. और अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा तो ग्रोथ रेट भी पॉजिटिव होगा. Developed countries of the world have a low growth rate while developing countries have a higher growth rate. You should remember this. Migration. अब माइग्रेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टर्म्स में कि माइग्रेशन मीन्स मूविंग ऑफ पर्सन्स या पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. या तो किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना या किसी एरिया से या कंट्री से आना, तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. अनदर कंपोनेंट विच ब्रिंग्स अबाउट अ पॉपुलेशन चेंज इज माइग्रेशन.
इसकी वजह से ही पॉपुलेशन चेंज आता है। क्यों? जहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी लोग वहाँ उस कंट्री की तरफ या उस एरिया की तरफ जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो माइग्रेशन के कारण ऐसा पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। जहाँ से गए वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी और जहाँ पहुँचे वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। It is the movement of people in and out of an area. Movement of people within the country is called internal migration, while the between the countries is called international migration. अगर कंट्री किसी एक कंट्री के अंदर स्टेट वाइज माइग्रेशन होता है तो उसको हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं, लेकिन अगर कंट्री वाइज माइग्रेशन होता है मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो उसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइन. Next is migration of peoples affects the size and composition of population. The in-migration of people from other countries into a country is called immigration, while the out-migration of people from a country to other countries is called immigration. All this has been explained to you in important terms. Ethiopia and Sudan are examples of countries that experience high e-migration, whereas USA and Japan experience more immigration. क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर इमाइग्रेशन ज़्यादा है. There is a large scale migration of population from developing countries to developed countries due to more employment opportunities, better living conditions, and provisions of educational facilities. Within a country, there is a rural-urban migration in search of jobs and for better education and health facilities. तो within a country क्या होता है? Rural-urban migration होता है. Pattern of population change. Pattern means the growth rate of population varies among the countries of the world. जो growth rate है, आपको जैसे कि पहले बताया कि भाई population जो change होता है वो due to migration होता है, ठीक है ना. तो the growth rate of a population varies among the countries of the world. The world population is rising rapidly, but all the countries do not experience the same growth rate. और सारी कंट्रीज एक सा जो रेट है वो एक्सपीरियंस नहीं करती. कीनिया इज experiencing a high growth rate of population because there has been a decline in the death rate due to improved health facilities while the birth rate remains the same. अब जो कीनिया है कंट्री वहाँ पर हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेथ रेट है वो तो कम है ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, लेकिन जो बर्थ रेट है वो हाई है. In some countries like the UK, population is growing slowly as birth rate and death rate remain low. अब यूके में पॉपुलेशन जो ग्रोइंग है वो बहुत स्लोली ग्रो होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही लगभग लो रहते हैं. Some countries like Japan are experiencing negative growth rate due to रिडक्शन इन बर्थ रेट एंड इंक्रीज इन डेथ रेट. अब जापान जैसी जो कंट्री है वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट रिड्यूस होता है और जो डेथ रेट है वो इंक्रीज्ड है. द ग्राफ गिवन shows the patterns of population change in the developed and developing countries. We can see that after the year 1900, the population in the developing countries has been growing at a much faster rate than in the developed countries. हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन से ईयर में पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो या पॉपुलेशन चेंज जो है वो किस हिसाब से हो रहा है. The graph shown above clearly depicts that in 1950 the world's population was nearly 2.5 billion, which is now more than 7 billion. It is assumed that in 2050 the world's population will cross 9 billion. Next is composition of population. The density of population and economic development of a country are interrelated.
किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री का इंटर रिलेटेड होता है। क्यों? डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अब किस तरह का कॉम्पोजिशन है उस कंट्री का, उस कंट्री में स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है। बांग्लादेश एंड जापान हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बट जापान इज इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड दैन बांग्लादेश। The elements of the composition of population are age, sex, literacy and employment. ये कुछ elements होते हैं composition of population के। Age, sex, literacy and employment. The composition of the population helps us to know the number of males and females and their age group, their educational status, the type of occupation they are engaged in, the per capita income and their health status. अब आया पॉपुलेशन पिरामिड। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, लिटरेसी रेट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो अभी आपको ऊपर मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं, एज, सेक्स, लिटरेसी एटसेट्रा रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। वी कैन स्टडी द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री बाय स्टडीइंग द पॉपुलेशन पिरामिड और द एज सेक्स पिरामिड। The population pyramid reveals the following facts. क्या क्या बताता है पॉपुलेशन पिरामिड हमें? नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप, कि किस तरह के एज ग्रुप में किस तरह के पॉपुलेशन में किस तरह के एज ग्रुप्स हैं। दूसरा, द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन बी क्लासिफाइड इन 3 मेजर ग्रुप्स, चिल्ड्रन 0 to 14 years, adults 15 to 59 years and aged people more than 60 years। ये 3 ग्रुप ऑफ पीपल डिवीजन होती है किसी भी कंट्री में या किसी भी पॉपुलेशन में। The children in the age group of 0 to 15 years and aged people who are more than 60 years are old and are termed as dependents। इनको हम डिपेंडेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी वर्किंग नहीं हो सकते, और जो बूढ़े लोग होते हैं अबव 60 years वो भी कोई वर्किंग एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, तो उनको हम डिपेंडेंट्स कहते हैं। Whereas adults in the age group of 15 to 59 years are termed as working। इनको हम, इस एज ग्रुप के लोगों को हम वर्किंग पीपल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी फैमिली को फीड कराते हैं, वर्किंग होते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एडल्ट्स हु आर ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव, और इन लोगों को ही इकोनॉमिकली एक्टिव कहा जाता है, क्योंकि यही तो पैसा कमाते हैं, यही तो फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाते हैं किसी भी कंट्री का। The number of males and females in the population pyramid also gives information about males and females in different age groups। और जो population pyramid होता है वो number of males and females के बारे में भी बताता है। Now let us study the different shapes of population pyramid in reference to Kenya, India and Japan। अब हम population pyramid के बारे में पढ़ेंगे कीनिया, इंडिया और जापान के बारे में। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया इज ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो टुवर्ड्स द टॉप। नीचे से ब्रॉड होता है और ऊपर जाते जाते ये नैरो होता चला जाता है। ऐसा क्यों? ये क्या शो करता है? दिस शोज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों ही हाई हैं। This type of pyramid shows that many babies are born। बहुत सारे बेबीज बॉर्न होते हैं, but they die in their infancy। और वो मॉर्टल भी हो जाते हैं, वो डाई भी हो जाते हैं ड्यूरिंग देयर इन्फेंसी, छोटे उम्र में ही। In such populations very few people become adults and reach the old age। और ऐसी कंडीशन में बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो एडल्ट बनते हैं और ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड कैसा है? द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स।
दिस शोज दैट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर डिक्रीजिंग, मतलब जो बर्थ रेट है उस पर भी कंट्रोल हो रहा है और जो डेथ रेट है उस पर भी कंट्रोल हो रहा है, मीन बोथ आर डिक्रीजिंग। इन सच पॉपुलेशंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर यंग एंड केपेबल ऑफ ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स। और ये पॉपुलेशन शो ये करती है कि जो यंग पीपल हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, एंड दे आर केपेबल ऑफ ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स, और इसलिए वो ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान इज नैरो एट द बेस। दिस शोज लो बर्थ रेट। अगर जो बर्थ रेट है वो मीन्स जो पिरामिड है वो बेस पर नैरो है, तो इसका मतलब है कि जो बर्थ रेट है उस कंट्री का वो लो है। द डेथ रेट इज ऑल्सो लो इन सच कंट्रीज, और उनका डेथ रेट भी बहुत लो है। द मोर पीपल आर एबल टू रीच द ओल्ड एज, और इसलिए ज़्यादा लोग ओल्ड एज की तरफ जाते हैं। Another terms in this important term in this chapter is sex ratio. Sex ratio is defined as the ratio of females to males in a population. सेक्स रेशियो क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कि पर 1000 मेल्स में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। In many European and African countries, the number of females is more than that of males. कुछ यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हैं बजाय मेल्स के। However, in India, all states except Kerala have female population less than the male population. हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में केरला को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में फीमेल पॉपुलेशन कम है रादर दैन मेल पॉपुलेशन। दिस इज़ ड्यू टू हाई फीमेल मोर्टेलिटी, क्योंकि जो फीमेल इन्फेंट्स होते हैं वो हमारी कंट्री में मोर्टेलिटी उनकी ज़्यादा होती है। Migration of male population in search of work to distant places also disturb the sex ratio of a place. और क्योंकि जो जेंट्स होते हैं, जो वर्क फोर्स होती है हमारी कंट्री की, मीन्स जो यंग मेल पॉपुलेशन है वो काम के सिलसिले में इन सर्च ऑफ वर्क एंड इन जॉब्स वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि ये भी एक कारण है जो हमारी सेक्स रेशियो को डिस्टर्ब करता है। Another factor is literacy. The level of literacy is also an important component of an economically productive population. Literacy affects the social and economic development of a country. Obvious सी बात है कि अगर लोग लिटरेट होंगे तभी उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा, है ना, क्योंकि लिटरेट लोग ही स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, एजुकेटेड हैं तो हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानते होंगे। ये सारे ही फैक्टर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यही सारे फैक्टर्स मिलकर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स को डेवलप करता है। इन इंडिया अ पर्सन एजेड 7 years और अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इज कंसिडर्ड लिटरेट। हमारे इंडिया में कोई भी पर्सन जो कि 7 years या 7 years से अबव है, अगर उसको लिखना या पढ़ना आता है तो उसको लिटरेट माना जाता है। इंडियाज़ लिटरेसी रेट इज 74.04%. Kerala is the most literate state, while Bihar is the least literate state. You must know that कि केरला में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे कम है। लिटरेसी स्पेशली लो इन रूरल एरियाज एंड अमंग वुमेन। और हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट है वो रूरल एरियाज़ में कम है और वुमेन में भी कम है। आजकल तो फिर भी गर्ल्स और लेडीज़ बहुत पढ़ती हैं, पर फिर भी गर्ल्स मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का लिटरेसी रेट बहुत कम है। स्किल्ड, एनर्जेटिक, एम्बिशियस यंग पीपल विद proper attitude towards development constitute the future human resources of India. A large part of the Indian population needs to be educated to acquire specialized skills to become a productive population. इसलिए इंडिया में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होनी चाहिए ताकि वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स को अपना सके और एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को कंड्यूस कर सकें। इंडिया मस्ट मेक
concerted efforts to educate its people who can produce goods and services for the nation. So that's all for this chapter today. Thank you.